सभी को नमस्कार। आज का हमारा विषय है विराम चिन्ह। अंग्रेजी में इनको पंक्चुएशन कहते हैं। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहरना, रुकना या विश्राम करना। चिन्ह का अर्थ होता है निशान। चिन्ह को संस्कृत में जो है इसको ह स्वर रहित ह और न को संयुक्त रूप में लिखा जाता है। इसका अगर विग्रह हम करें तो इसके इस तरह से च के साथ छोटी की मात्रा है और उसके बाद ह स्वर रहित आधा और ना, ये इसका संस्कृत में उच्चारण होता है। किंतु इसको हिंदी में चिन्ह ची के बाद ना की ध्वनि, यहाँ ची के बाद ह की ध्वनि है, इस तरह से उच्चारण किया जाने लगा। ये उच्चारण वास्तव में ये अशुद्ध है। ये अशुद्ध उच्चारण ही प्रचलित हो गया है। उस चिन्ह को इस चिन्ह का तद्भव रूप माने जाने लगा है। तो आगे विराम चिन्ह के बारे में, जो बातचीत करते समय हमारी वाणी की गति एक समान नहीं होती। हम अपनी बात के आशय को, भाव को ठीक प्रकार से प्रकट करने के लिए हम एक वाक्य के बाद कुछ रुक कर या विराम देकर दूसरा वाक्य शुरू करते हैं। वाक्य के बीच में थोड़ा थोड़ा रुकते हैं। जब लिखते हैं तो इस रुकने या विराम के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। यदि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, क्योंकि इनके प्रयोग की भिन्नता से अर्थ भी बदल सकता है। जैसे खाओ मत फेंको, खाओ मत फेंको, यहाँ जो अल्प विराम है यहाँ खाओ के बाद है। तो दूसरा अगर इसको खाओ मत, यहाँ अल्प विराम लगा है फेंको, तो यहाँ इसका अर्थ है खाओ, फेंकना नहीं है। तो यहाँ मत के बाद लगा है खाओ मत, इसको खाना नहीं है, इसको फेंक दो। इस तरह से इनमें अंतर हो जाता है। इन विराम चिन्हों का सही प्रयोग वाक्य के आशय को स्पष्ट कर भाषा को सुंदरता प्रदान करता है। श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। उनके अनुसार पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सारे विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। अर्थात केवल पूर्ण विराम ही हिंदी का अपना विराम चिन्ह है। बाकी सारे जो विराम चिन्ह जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नबोधक आदि अंग्रेजी भाषा से अडॉप्ट किए गए हैं। कुछ पत्रिकाओं में पूर्ण विराम के स्थान पर अंग्रेजी का फुल स्टॉप भी लगाया जाता है, पर यह बिल्कुल ठीक नहीं है। अब देखते हैं हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार से है। पहला पूर्ण विराम, इसका ये चिन्ह है खड़ी पाई और अंग्रेजी में इसको फुल स्टॉप कहते हैं, जो एक डॉट के रूप में लगाया जाता है। दूसरा अल्प विराम, अंग्रेजी में इसको कॉमा कहते हैं और जो इस तरह से इस रूप में लगाया जाता है। तीसरा अर्ध विराम, सेमी कोलन, ये एक डॉट और उसके नीचे कॉमा इस तरह से लगाया जाता है। उपविराम या अपूर्ण विराम, कोलन, दो डॉट एक ऊपर एक नीचे लगाए जाते हैं। ये शब्द को अलग करने के लिए होते हैं। इन पर विस्तार में हम आगे चर्चा कर रहे हैं। आगे पांचवें प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। 20वें आदि बोधक चिन्ह, साइन ऑफ इंटरजेक्शन। 7वां उद्धरण या अवतरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास, ये इस तरह से लगाए जाते हैं किसी कथन के लिए।
फिर है निर्देशक चिन्ह या रेखा डैश, योजक या विभाजक चिन्ह हाइफन, विवरण चिन्ह कोलन एंड डैश, इस तरह से कोष्टक ब्रैकेट इसका चिन्ह है ये, लाघव चिन्ह साइन ऑफ एब्रिविएशन इस तरह से लगाया जाता है इसको, पदलोप चिन्ह, त्रुटिबोधक अथवा हंसपद चिन्ह, तुल्यता या समानता सूचक चिन्ह, रेखांकन चिन्ह यानी अंडरलाइन, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह। अब हम इन पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। पूर्ण विराम का अर्थ, पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह से रुकना या ठहरना। यहाँ एक वाक्य अपने पूरे अर्थ को प्रकट कर समाप्त हो जाता है, वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये वाक्य के अंत में आता है। जैसे राकेश पढ़ने में तेज है, यहाँ वाक्य पूरा हो गया है, इस यहाँ पूर्ण विराम लगा है। मोहन स्कूल जाता है, ये वाक्य पूरा होने के बाद यहाँ पूर्ण विराम आ गया है। विशेष दोहा, चौपाई, श्लोक आदि छंदों की पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम इस तरह से, तथा दूसरी पंक्ति के अंत में दो पूर्ण विराम इस तरह से दो खड़ी पाई लगाते हैं। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, यहाँ एक पूर्ण विराम है। प्राण जाए पर वचन न जाए, यहाँ दो पूर्ण विराम है। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम का ये इस तरह कॉमा की तरह लगाते हैं। अल्प विराम का शाब्दिक अर्थ है बहुत कम समय के लिए रुकना या ठहरना। हिंदी में इसका व्यापक रूप से प्रयोग होता है। इसका दो शब्दों या वाक्यांशों के बीच में होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे राम, श्याम, मोहन और दिनेश आ रहे हैं। यहाँ देखें आप, राम के बाद अल्प विराम है, श्याम के बाद इसी तरह मोहन और दिनेश आ रहे हैं, यहाँ पूर्ण विराम हो गया, बात वाक्य पूरा हो गया। खास समान महत्व वाले वाक्यों को अलग करने के लिए, समान महत्व वाले वाक्यों को अलग, जैसे हिमालय हमें अनेक नदियों के रूप में जल प्रदान करता है, अल्प विराम। वर्षा में सहायक होता है, अल्प विराम। तथा देश की सीमाओं की चौकसी करता है, ये वाक्य पूर्ण हुआ, यहां आ गया पूर्ण विराम। ग, संयुक्त और मिश्रित वाक्यों के उपवाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे वह पढ़ता तो बहुत है, अल्प विराम, परंतु सफल नहीं होता। ग, वह तब तो आदि के स्थान पर भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुमने जो चित्र खरीदा था, अल्प विराम कहाँ है, यहाँ ये वह के स्थान पर आया। तुमने जो चित्र खरीदा था वह कहाँ है, यहाँ वह के स्थान पर यहाँ क्या लिख दिया गया है, यहाँ अल्प विराम लगा दिया गया। जब हम घर से निकले, अल्प विराम वर्षा हो रही थी, यहाँ तब के स्थान पर ये लगा है। जब हम घर से निकले तब वर्षा हो रही थी, यहाँ तब के स्थान पर यहाँ अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। तीसरा, जब मैंने देखा कि रास्ता बंद है मैं रुक गया, तो के स्थान पर यहाँ जब मैंने देखा कि रास्ता बंद है तो मैं रुक गया, यहाँ तो के स्थान पर यहाँ अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। इस स्थिति में भी इनका होता है। अंगा, पत्र एवं प्रार्थना पत्र के अभिवादन समापन के अलावा पता लिखने में भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभिवादन में प्रिय मित्र अल्प विराम, आदरणीय गुरुजी अल्प विराम, पूज्य पिताजी अल्प विराम। दूसरा, समापन में भी, जैसे बवदीय अल्प विराम, तुम्हारा प्रिय मित्र, यहाँ अल्प विराम। इस तरह पता लिखने में, जैसे गांधीनगर अल्प विराम, लास्ट मोड अल्प विराम, जम्मू 18,001। च, संबोधन के बाद भी प्रायः अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राकेश अब तुम स्वतंत्र हो, राकेश अब तुम स्वतंत्र हो। दूसरा वाक्य देखें, हे राम रक्षा करो,
यहाँ भी अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। 6. वाक्य में प्रयुक्त शब्द जोड़ों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, जैसे दुख और सुख अल्प विराम, पाप और पुण्य अल्प विराम, रात और दिन सब ईश्वर की देन है, सब ईश्वर की देन है, यहाँ पूर्ण विराम आ गया। ज. उद्धरण चिन्ह से पूर्व, इनके इन्वर्टेड कामा से, जैसे राम ने कहा, यहाँ अल्प विराम लगा है, इसके आगे क्या है, मैंने पढ़ना छोड़ दिया, ये इन्वर्टेड कामा उद्धरण लगे हुए हैं। जो है उपाधियों को अलग करने के लिए, जैसे MA अल्प विराम, BA अल्प विराम, PhD। न्य हाँ या नहीं के बाद, जैसे हाँ मैं भी चलूँगा, हाँ अल्प विराम मैं भी चलूँगा, नहीं अल्प विराम मैं नहीं चलूँगा। तीसरा जो है विराम चिन्ह है अर्ध विराम, अर्ध विराम। इसका जो चिन्ह है, जैसे एक ऊपर बिंदु और नीचे ये अल्प विराम कामा लगा है। यहाँ अल्प विराम से अधिक रुकना हो, अल्प विराम में थोड़ा कम रुकते हैं, उसे थोड़ा अधिक रुकना हो, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए, जैसे खूब मन लगा कर पढ़ो अर्ध विराम, परीक्षा निकट आ गई है, यहाँ पूर्ण विराम आ गया। फिर जहाँ दो उपवाक्यों में आपस में अधिक संबंध हो, ज़्यादा संबंध हो, जैसे जो आज हमारा मित्र है, यहाँ आ गया अर्ध विराम, कल वही शत्रु भी हो सकता है। फिर विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले दो उपवाक्यों के बीच में इसका प्रयोग होता है, जैसे हम पेड़ पर पत्थर मारते हैं, यहाँ अर्धविराम, वह हमें फल देता है, यहाँ पूर्ण विराम आ गया। तो ये इसकी स्थितियां हैं अर्धविराम की। यहाँ थोड़ा अल्प विराम से ज़्यादा रुकना हो, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। और जो चौथा है विराम चिन्ह उपविराम, ये ऊपर और नीचे यहाँ बिंदु लगे हैं। जहाँ किसी बात को अलग करके दिखाना हो, जैसे सांप्रदायिकता, यहाँ लग गया उपविराम, एक कोड, इनको अलग करके दिखाया। सांप्रदायिकता एक व्यापक शब्द हो गया, और वहाँ यह है कि इसके हमें यह एक कोड इस पर चर्चा करनी है। या तुलसी उपविराम है। आगे विवेचनात्मक अध्ययन, ये तुलसीदास जी के जीवन का एक जो पहलू यहाँ हमने करना है, बताना है, विवेचनात्मक अध्ययन, यानी कि इसको यहाँ अलग करके दिखाया गया कि इस बात पर चर्चा करनी है। तुलसीदास की ये पहलू हमने लेना है, यानी किसी बात को अलग करके दिखाना हो। ठीक है। पांचवा है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका ये चिन्ह इस तरह से होता है। तो ये चिन्ह प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में आता है, जैसे क्या तुम मेरे साथ चलोगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। उसका कैमरा कहाँ रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। तुम कहाँ से आ रहे हो, यहाँ प्रश्न सूचक वाक्य जो होते हैं उनके अंत में ये लगाया जाता है। तो आज इतना ही। शेष जो विराम चिन्ह हैं उन पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।